सो हाय रिवन, वेलकम अगेन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट को। यहाँ पे ये जो लेक्चर रहेगा ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ऑलरेडी हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंप्लीट किया हुआ है, बट यहाँ पे हम डेप्थ में देखेंगे इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को एंड बायोडाइवर्सिटी को। तो ये वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे बायोस्फीयर क्या होता है, कंपोनेंट कितने हैं बायोस्फीयर के, एंड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रॉक्स, एटमॉस्फेयर को हम डेप्थ में देखेंगे। एंड फिर हम देखेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी आए हुए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये वाले टॉपिक के रिगार्डिंग डिफरेंट पेपर्स में जो पूछे गए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर किन के लिए रहेगा। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कम्पिटिटिव के फील्ड में हो, स्पेशली ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पे JKPSC, SSB, स्टाफ सिलेक्शन, RRB एंड नीट की अगर मैं बात करूँ, एंड अगर आप 11th एंड 12th बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी इन्वायरमेंट पूछा जाता है, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ना इसका मल्टी स्कोप है, हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो 5 to 15 मार्क्स पूछे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की वेटेज कैसा है वहाँ पे। क्लियर। एंड नीट की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे 35 to 40 मार्क्स या फिर 35 to 45 मार्क्स ऑन एन एवरेज हर साल रहते हैं। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में। क्लियर। तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पे पोल्यूशन वाला पोर्शन। क्लियर। अब हम ये वाले लेक्चर में देखेंगे यहाँ पे इन्वायरमेंट बेसिक डेफिनेशन, एम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, एंड फिर हम देखेंगे यहाँ पे बायोस्फीयर क्या होता है। एंड धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जैसे आने वाले लेक्चर्स में। क्लियर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। और मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान में रहता है कि ये जो इन्वायरमेंट होता है ये रटने वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल रटने वाला नहीं है। अगर आप गौर से पढ़ाई करो एंड अपने अराउंड चीज़ों को फील करो तो ये आपको लगेगा कि ये तो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। क्लियर। तो वही कोशिश मैं करता हूँ, चाहे इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या फिर इन्वायरमेंट हो, ये चीज़ें आपको अपनी डे टू डे लाइफ में रिलेट करनी होती हैं। क्लियर। तब जाके आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं। रटना ज़्यादा नहीं होता है, इनको फील करना होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, इन्वायरमेंट निकला है फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट कहाँ से निकला है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्लियर। वर्ड क्या है? इन्वायरोनर। तो इन्वायरोनर वर्ड से निकला है कौन? इन्वायरमेंट, जिसका मीनिंग क्या है? टू सराउंड या फिर टू इनसर्कल। हम बोलते हैं किसी को इनसर्कल करना या फिर सराउंड करना। तो इन्वायरमेंट की बेसिक डेफिनेशन है कि अपने अराउंड देखना, हमें हमारे अराउंड क्या है, ईयर क्या है, टेम्परेचर क्या है, लैंड क्या है, या फिर फॉरेस्ट हैं या फिर वैलीज है, तो ये चीज़ें या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनको देखना, तो ये कहलाता है इन्वायरमेंट। या फिर इन्वायरमेंट की आपको लाखों डेफिनेशंस मिलेंगी। क्लियर। ज़्यादा डेफिनेशन पे दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं मेंशन करूँगा। क्लियर। अब हम बोलते हैं किसी डेफिनेशन में ये होता है सम ऑफ अबायोटिक या फिर बायोटिक कंडीशन। अबायोटिक मीनिंग जो कि नॉन लिविंग कंडीशंस होती हैं, एंड बायोटिक मीनिंग्स जो कि लिविंग कंडीशंस होती है, लाइक प्रोड्यूसर हो गए, हम हो गए, हमें लिविंग बींग्स। तो हमारा क्या रोल रहता है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। अबायोटिक फैक्टर्स मैं यहाँ पे बता दूँ, लाइट होगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर हो गया अर्थ का, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती है कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। तो इनका समेशन, इनकी एडिशन, ये सब चीज़ें अगर हम एक ही जगह क्या करें, इनको सम अप करें, तो ये कहलाता है इन्वायरमेंट। क्लियर। एंड ये जो डेफिनेशन है ना यहाँ पे, ये भी आप खुद देखना। तो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट पेपर्स में कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, इन्वायरमेंटल डे एंड ओजोन डे। क्लियर। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्लियर। एंड जो थीम है ना, स्पेशली डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको थीम याद रखने हैं यहाँ पे कि थीम क्या है इस साल का, अर्थ डे का, इन्वायरमेंट डे का एंड ओजोन डे का। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अर्थ डे का जो थीम है दैट इज रेस्टोर आवर अर्थ। क्लियर। रेस्टोर आवर अर्थ। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ
अर्थ डे 2021। तो ये आपको याद रखना है, हर साल के लिए अलग अलग थीम होता है, तो इस साल का थीम है रेस्टोर और अर्थ। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 जून, हर एक को पता होगा। एंड इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रेस्टोर। क्लियर, ये आपको याद रखना है, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रेस्टोर। क्लियर। ओजोन डे की अगर मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। क्लियर। तो इस साल की जो थीम है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन गोल। ये आपको याद रखना है। एंड मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो क्लियर वो चीज़ें पढ़ाई है कहाँ पे? जब हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ा है, तो वहाँ पे अच्छे से हमने देखा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, किसके रिगार्डिंग है ये। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है यहाँ पे फिजिकल या फिर अबायोटिक, नेक्स्ट है यहाँ पे बायोलॉजिकल या फिर लिविंग या फिर बायोटिक, नेक्स्ट है यहाँ फिर मैन मेड। क्लियर। अगर हम अबायोटिक की बात करें तो यहाँ पे आते हैं ये सारी चीज़ें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, या फिर जो भी चीज़ें आप एटमॉस्फेयर में देखते हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें कहाँ पे आती हैं? ये आती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में या फिर अबायोटिक में। एंड अगर हम बायोलॉजिकल में की बात करें तो यहाँ पे आते हैं कौन? फ्लोरा एंड फोना, यानी कि लिविंग बींग्स यहाँ पे आते हैं। क्लियर। फ्लोरा हो गया यहाँ पे प्लांट लाइफ, एंड फोना क्या होती है? फोना होती है एनिमल लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम मैन मेड इन्वायरमेंट की बात करें तो ये हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक या फिर सोशल या फिर कल्चरल इन्वायरमेंट में। जैसे कि यहाँ पे श्रीनगर और दिल्ली का जो कल्चर है या फिर सोशल लाइफ है दैट इज़ डिफरेंट, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट या फिर कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ दिल्ली एंड JNK इज़ टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं इन्वायरमेंट की, जो कि है नेचुरल, आर्टिफिशियल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। नेचुरल हम बोलेंगे जो कि आउट ऑफ मैन्स कंट्रोल है, यानी कि यहाँ पे मैन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। कहाँ पे? नेचुरल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में, यहाँ पे मैन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्लियर। लाइक हम बोलते हैं फॉरेस्ट जो कि नेचुरली आए हैं, माउंटेन्स आए हैं, रिवर्स आए हैं, लेक्स आए हैं, तो ये किस कैटेगरी में होंगे? ये होंगे नेचुरल में। क्लियर। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल जो है ना ये है मैन मेड। क्या है? मैन मेड। क्लियर। जो मैन ने बनाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन करना, तो ये क्या लाएगा आर्टिफिशियल में। या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप करना, तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा किसमें? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट हम करेंगे बात सोशल की, यानी कि सोशल लाइफ यहाँ पे या फिर इकोनॉमिक लाइफ। अभी मैंने आपको मेंशन किया कि अगर एक बंदा रह रहा है JK में यानी कि JNK में, एंड एक रह रहा है कहाँ पे? दिल्ली में, तो वहाँ पे जो दिल्ली का इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, या फिर JNK का सोशल इन्वायरमेंट, या फिर अगर मैं बात करूँ गाँव और सिटी की, तो वहाँ पे सोशली जो इन्वायरमेंट में चेंज आती है, तो ये कहलाता है क्या? सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बंदे की बात होती है, सेल्फ। यहाँ पे एक बंदे की बात होती है, यानी कि मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है किनका? अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है तो इनका इफेक्ट एक बंदे पे क्या आ रहा है या फिर एक ऑर्गेनिज्म पे क्या आ रहा है, तो इसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर। ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है यहाँ पे। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर। इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंट की बेसिक से समझेंगे चीज़ों को, बिल्कुल नीचे से जाएंगे कहाँ पे? ऊपर तक। पहले हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। पहले यहाँ पे लिखा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये जो रिसोर्स होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी कंजर्वेशन करना। क्या करना? इनकी कंजर्वेशन करना। लाइक हम बोलते हैं कोल या फिर पेट्रोलियम, ये हैं रिसोर्स हमारे पास। क्लियर। तो इनकी क्या करना? इनकी कंजर्वेशन करना, ताकि अगर ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं इनका डेप्लीशन हो जाए तो इनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, अल्टरनेट सोर्स ढूंढने हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा कहाँ पे? हम बोलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हमें करनी है, ताकि जो लोगों की हेल्थ है ना वो इम्प्रूव हो जाए, यानी कि ऐसे मेजर्स लेने हैं, यानी कि
कोई काम करना है, हमें कोई रोड बनाना है, तो वहाँ पे टोटली डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है वहाँ पे फॉरेस्ट की, यानी कि कोई इकोनॉमिक मेजर ढूंढना है वहाँ पे ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट हो जाए, या फिर इन्वायरमेंट में, या फिर कोई ऐसी कार आती है या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हुई जो कि डैमेज कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को, तो इन चीज़ों को क्या करना, इन चीज़ों को इकोनॉमिकली यूटिलाइज करना एंड इस वे में बनाना कि इनके जो इल इफ़ेक्ट है ना वो रिड्यूस हो जाए, क्लियर, ताकि जो लोगों की हेल्थ है ना उस पर काफ़ी कम इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट कंजर्वेशन किन की करना, जो फास्ट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्स है, लाइक कोल की बात करूं, पेट्रोलियम की बात करूं, अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्लियर। तो इनकी क्या करना, इनकी प्रोडक्शन करना, कंजर्वेशन करना इनकी। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस में मेंटेन करना, कहाँ पे इन्वायरमेंट में हमें न्यू वेज फाइंड करनी है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, फूड चेन को इफेक्ट ना पड़े, ट्रॉपिक लेवल्स को इफेक्ट ना पड़े। लाइक हम चलाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हांगुल, हम देखते हैं हमारे JNK में बहुत सालों से चला आ रहा है, ताकि अगर हांगुल हांगुल टोटली हांगुल क्या हो जाए, गायब हो जाए, हांगुल मतलब पूरी तरह से ये वर्ल्ड से मिट जाए, तो हांगुल के कारण जो फूड चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि बैलेंस नहीं रहेगा, क्लियर। तो इन चीज़ों में इम्पॉर्टेंस रहती है इन्वायरमेंट की, यानी कि अगर एक बंदे को इन्वायरमेंट की नॉलेज है या फिर विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि इन पे कंट्रोल पाया जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉलेज अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल टेक्निक्स, लाइक हमारे घर से निकलता है वेस्ट, बाथरूम से निकलता है, क्लियर, किचन से निकलता है वेस्ट, या फिर जो भी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल, पेपर, प्लास्टिक वगैरह, तो इनका प्रॉपर डिस्पोजल करना, इनको प्रॉपरली मैनेज करना, ये एक सिविल इंजीनियर या फिर एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर का काम होता है कि इनको कहाँ पे डिस्पोज करना है। स्पेशली सिटीज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, क्लियर। तो वहाँ पे ऐसे डिस्पोज करना है ताकि वाटर का पोल्यूशन ना हो जाए एंड जो लोग हैं उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना पड़े, तो इस तरीके से इनका मैनेजमेंट करना है, क्लियर। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी होती है अपने इन्वायरमेंट में, जो भी रूल लाए जाते हैं इनको हमें फॉलो करना होता है, जो भी लॉ लाए जाते हैं, जो भी कानून होता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग वो हमें फॉलो करना होता है, क्लियर। एंड मैं आपको बता दूं ये जो इन्वायरमेंट होता है ये एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला इसका मल्टी स्कोप है, हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, हर एक फील्ड में आपको इन्वायरमेंट की एप्लीकेशन मिलेगी या फिर इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्लियर। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की तो इन पे कंट्रोल पाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्कोप की। तो यहाँ पे स्कोप देखना होगा कि इन्वायरमेंट का क्या क्या स्कोप है। तो पहला स्कोप है यहाँ पे कहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना, तो लोगों को यहाँ पे अवेयर करना, ठीक। तो यहाँ पे स्कोप किसका रहता है, इन्वायरमेंट का। तो विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट हम लोगों को नॉलेज दे सकते हैं कि यहाँ पे कंजर्व करने होंगे कौन, नेचुरल रिसोर्स। अब रिसोर्स जो होते हैं दे आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली JK SSB स्टाफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हर एक पेपर में एक क्वेश्चन गारंटी रहता है, कहाँ पे, रिसोर्स में। तो यहाँ पे इनर्जी रिसोर्स की अगर बात करूँ तो हमारे चैनल पे ये वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा, कहाँ पे, फिजिक्स की प्ले लिस्ट में, यहाँ पे 34 वीडियोस हैं, आपको देखना है लेक्चर नंबर 31 एंड 32, जहाँ पे मैंने इनर्जी रिसोर्स को कंप्लीट किया है 2 लेक्चर्स में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे अच्छे से डेप्थ में कवर किया है। तो वहाँ पे आपको इन लेक्चर्स में क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स डेप्थ में मिलेंगे। एंड साथ ही में मैंने वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर प्लांट को भी अच्छे से पढ़ाया, तो इन 2 लेक्चर्स में जाइएगा, क्लियर। इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको हर एक चीज़ यहीं पे मिले, क्लियर, अच्छे से मिले एंड डेप्थ में मिले, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोप में तो पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, यानी कि लोगों में अवेयरनेस आती है ताकि पोल्यूशन
जो है ना उसको कंट्रोल किया जाए विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट। लाइक हम देखते हैं एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, नॉइस पोल्यूशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर पोल्यूशन। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल पाना, क्लियर। तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, या फिर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं या फिर एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट वहाँ पे हम डिफरेंट लॉज अप्लाई कर सकते हैं, उन पे डिफरेंट रेगुलेशंस लगा सकते हैं, क्लियर। या फिर नॉइस पोल्यूशन में, क्लियर। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हैं कहाँ पे, पोल्यूशन में, डेप्थ में, कि क्या होता है एयर पोल्यूशन, कंट्रोल कैसे होता है, यहाँ पे लेवल्स क्या होती हैं, कितना होना चाहिए, क्लियर। सब देखा है हमने कहाँ पे, पोल्यूशन एंड इट इज़ कंट्रोल में। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर अवेयरनेस, क्लियर। साइक्लोन आते हैं या फिर लैंडस्लाइडिंग होती है या फिर फ्लड आते हैं, तो इनसे क्या करना, लोगों को अवेयर करना, क्लियर। ये चीज़ें यानी कि साइक्लोन आता है, अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने क्या एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एटलीस्ट 1 आवर बिफोर ये लगा सकते हैं पता कि साइक्लोन कहाँ पे आने वाला है एंड कितना डैमेज हो सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट। एंड हम बोलते हैं लैंड स्लाइड्स, यानी कि स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें, अक्सर वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो वहाँ पे लोगों को अवेयर करना लैंडस्लाइड से, या फ्लड्स आने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्लड्स आने वाले हैं, इतनी रेन हो सकती है। तो ये सब कहाँ पे आते हैं, ये सब आते हैं स्कोप में, इन्वायरमेंट में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट वी कैन प्रिडिक्ट कि इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या हो सकते हैं, यानी कि ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या क्या हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट में, या फिर बैड इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन के। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, लाइक इन बाई को आप जानते होंगे, सोनम लोड्स। तो ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये प्रिडिक्ट करते हैं कि रेन कितनी आने वाली है, स्नो कितनी आने वाली है। स्पेशली अभी के टाइम जब नवंबर दिसंबर में जो स्नो का टाइम है, तो वहाँ पे प्रिडिक्शन लगाई जाती है कि ये डेट पे इतनी स्नोफॉल होगी, ये डेट पे इतनी रेनफॉल होगी, या फिर ये डेट पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करना ये भी है विद दी हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट का स्कोप है। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोलॉजिकल आस्पेक्ट। अगर इकोलॉजिकल आस्पेक्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम देखते हैं फूड चेन होता है, ट्रॉपिक लेवल होता है। अगर फूड चेन में एक भी बंदा या फिर एक भी लेवल डिस्टर्ब हो जाए, तो वो पूरे फूड चेन को क्या करती है, डिस्टर्ब या फिर इम्बैलेंस बनाती है। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर चला है कहाँ से, फ्रॉम 1973 प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट, क्लियर। 1973 में ये चलाया गया था, कहाँ पे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट भी याद रखना, 1973 में स्टार्ट किया गया था। एंड अगर हम हमारे कश्मीर की बात करें, दाशी गांव की, तो सेव हांगुल एक इनिशिएटिव चलाया गया है फ्रॉम 1970, क्लियर, ताकि हांगुल जो है ना ये कम्प्लीटली गायब ना हो जाए, या टाइगर जो है ना इनकी कंप्लीट डेथ ना हो जाए, क्योंकि इनके कारण क्या होगा, फूड चेन जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी हमें इन्वायरमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेरियस लॉज अंडरस्टैंड करना इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट रूल्स को यहाँ पे स्टडी करना, या इनको क्या करना है, इनको अंडरस्टैंड करना, ये भी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, क्लियर। लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डेट यहाँ पे याद रखना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर हैं, डिफरेंट रूल्स समझाए गए हैं, तो उनको फॉलो करना। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। एंड इन्वायरमेंट का स्कोप मैंने मेंशन किया है कि डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट, अभी साइक्लोन की बात हो रही थी, तो करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट साइक्लोन क्या क्या आया है। तो लेटेस्ट साइक्लोन जो है दैट इज़ साइक्लोन गुलाब एंड साइक्लोन शाहीन। कब आए हैं, इसी साल आए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे गुलाब की, तो वो कब फॉर्म हुआ था, 24 सितंबर 2021 को, क्लियर। एंड जो शाहीन हुआ था वो हुआ था कब, 2021 30 दिसंबर में। एंड गुलाब जो है ना इसने हिट किया इंडिया को, एंड साइक्लोन शाहीन ने हिट किया पाकिस्तान को। तो इंडिया में हम देखते हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो यहाँ पे साइक्लोन जो है ना हर साल आते रहते हैं, तो इनके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना डैमेज हुआ है, यहाँ पे $369 मिलियन, क्लियर।
तो ये डैमेज जो है ना, ये डैमेज रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे लाइवर्स देखिए फैटलिटीज़ कितनी हुई 34, तो इसमें भी यहाँ पे थोड़ी बहुत कम फैटलिटीज़ हुई हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इन पे कंट्रोल पाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर। एंड यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया कि नॉवल टेक्निक है जो कि आईआईटी कानपुर के इंजीनियर्स ने डेवलप की। तो वहाँ पे ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं, एक साइक्लोन जो है ना इसको प्रिडिक्ट करते हैं अर्लियर देन सैटेलाइट्स। क्लियर, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कहाँ पे, करंट अफेयर्स में। तो साइक्लोन, गुलाब, शाहीन एंड नॉवल टेक्निक आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब बायोस्फीयर, एंड बायोस्फीयर के टोटल कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पे। अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूं तो बायोस्फीयर जो है ना ये है ग्रीक वर्ड। क्लियर, ग्रीक वर्ड जिसकी मीनिंग क्या है, बायोस एंड सफीरा। बायोस मीनिंग लाइफ एंड सफीरा मीनिंग स्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर हम बोलते हैं। क्लियर। एंड बायोस्फीयर को हम कभी कभी इकोस्फीयर की टर्म से भी जानते हैं। क्लियर। एंड ये क्या होता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर होता है सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। क्लियर, सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं या फिर उनके बीच का इंटरेक्शन देखते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स। या हम बोलते हैं जो बायोस्फीयर होता है इट इज़ जोन ऑफ लाइफ। क्लियर, इट इज़ जोन ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। क्लियर, ग्रीक वर्ड इकोस्फीयर एक और टर्म है, एंड जोन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं हम बायोस्फीयर को। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट है बायोस्फीयर के। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फीयर, देन यहाँ पे लिथोस्फीयर। तो ये कंबाइनली क्या बनाते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्लियर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर लाइफ या फिर एक्वाटिक लाइफ। क्लियर। लिथोस्फीयर यानी कि जहाँ पे टोटली सॉलिड पोर्शन आता हो, लैंड आती हो, फॉरेस्ट्स आते हो, माउंटेन्स आते हो, तो ये पोर्शन कहाँ पे आता है, लिथोस्फीयर में। क्लियर। एंड एटमॉस्फेयर तो हमें पता ही है, यहाँ पे टोटली क्या है, ईयर है। एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हम जानते हैं एक और नाम से, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम हम बोलते हैं किसको, हाइड्रोस्फीयर को। क्लियर, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एंड हाइड्रोस्फीयर जो होता है ये होता है लार्जेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, तो दैट इज हाइड्रोस्फीयर। क्लियर, क्यों है लार्जेस्ट, यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वाटर एरिया जो है ना दैट इज़ ऑलमोस्ट 71%। तो वाटर पोर्शन जो है ना दैट इज़ 71%, यानी कि हमारी अर्थ जो है ना दैट इज़ कवर्ड विथ 71% वाटर। कितना, 71%। एंड लैंड एरिया जो है दैट इज़ अराउंड 29%। इसलिए हम बोलते हैं जो हाइड्रोस्फीयर है या फिर एक्वाटिक लाइफ है दैट इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड इंक्लूड क्या होता है यहाँ पे, इंक्लूड होता है यहाँ पे पॉन्ड्स हैं, ओशन हैं, लेक, पूल हो गए, डिच हो गए, तो ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं, या फिर एक्वीफर होते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड होती हैं, ये हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होती है। एंड यहीं पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी होता है। एंड इसीलिए लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर हम बोलते हैं वाटर साइकिल फिनोमिना होती है। तो उसके कारण जो एक साइकिल चलता है जिसके कारण जो वाटर है ना ये इसकी जो परसेंटेज है ये बैलेंस में रहती है। क्लियर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम बोलते हैं कहाँ पे, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वाटर साइकिल टर्म नहीं यूज़ होती है, वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल टर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इवापोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, एंड कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेशन में चला जाता है। इन्फिल्ट्रेशन मीनिंग कि ग्राउंड में चला जाता है जब रेन होती है। क्लियर, फिर वो वाटर भी कहाँ पे मिलता है, वो वाटर भी सी या फिर ओशंस में मिलता है। क्लियर। एंड इवापो ट्रांसपायरेशन वो भी अपना रोल यहाँ पे क्या करती है, वो भी अपना रोल यहाँ पे अदा करते हैं, कहाँ पे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वाटर होता है दैट इज मेन सोर्स ऑफ पीडोजेनेस। पीडोजेनेस मीनिंग यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी कि पीडोजेनेसिस। क्लियर, सॉइल फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो सॉइल फॉर्मेशन हमें पता ही होता है जनरली क्या होता है, ये भी एक साइकिल चलता है, पहले इरोजन होता है, फिर उसी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर विंड के कारण एंड ईयर के कारण, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हम बोलते हैं, फिर क्लोवियल सॉइल, तालस सॉइल। ठीक, तो उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं इसी में, कहाँ पे, पीडोजेनिस में। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, उन सॉइल्स का डिपोजिशन होता है कहीं पे एंड वहाँ पे सॉइल्स बनती है, एंड फिर से वहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है। फिर ये जो सॉइल वहाँ पे डिपॉजिट हुई इनका क्या होता है, इनका वहाँ पे फिर से अपहीवल होता है, उनकी लेयर उड़ जाती है, किसके कारण,
इरोजन के कारण, एंड फिर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है लाइक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये चीज़ें कहाँ पे पॉसिबल होती हैं? ये पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एंड हाइड्रोस्फीयर में ही ये फिनोमेना ऑकर करती हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो सी वाटर या फिर ओशन वाटर देखिए हाईएस्ट परसेंटेज में। एंड यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि पहला क्वेश्चन यही कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी है, दैट इज़ अराउंड 71%। एंड फिर पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है हमारी अर्थ पे, एंड ओशंस में कितना अवेलेबल है। तो ओशंस में जो अवेलेबल है किसमें, अगर हम बात करें ये जो हमारे पास 71% है, इसका 100% अगर हम ले, यानी कि हम बोले हमारे पास 100% वाटर अवेलेबल है, तो 100 में से जो ओशंस में है ना, दैट इज़ अराउंड 97% या फिर 96%। एंड जो फ्रेश वाटर है दैट इज़ अराउंड 2.5%, यानी कि पीने के लिए, यानी कि फ्रेश वाटर। एंड जो सैलिन वाटर है, सैलिन वाटर कितना है, अराउंड 0.9। फिर एक और यहाँ पे क्लासिफिकेशन निकलती है किसी फ्रेश वाटर की, यानी कि फ्रेश वाटर में भी अब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर जो 2.5% है, इसमें क्या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कहाँ पे है, ग्लेशियर्स में अराउंड 68%। एंड ग्राउंड वाटर कितना, 31%। एंड अदर्स या फिर सरफेस सोर्स में, यानी कि सरफेस सोर्स ओशन रिवर हो गए, तो वहाँ पे कितना, 1.2%। जनरली आप क्या क्या वैल्यू यहाँ पे याद रखिएगा, ओशन का वैल्यू यहाँ पे याद रखिएगा, एंड फ्रेश वाटर का यहाँ पे याद रखिएगा, एंड साथ ही में सैलिन 0.9% याद रखिएगा। तो ये 4 वैल्यू 71%, फिर ओशन का याद रखना है, फिर सैलिन, एंड फिर फ्रेश वाटर। तो यहाँ तक पूछा जा सकता है, डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की। अब लिथोस्फीयर यहाँ पे आया, यानी कि सॉलिड कंपोनेंट, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, यानी कि माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट्स हो गए, प्लेन्स हो गए, क्लियर, या फिर सॉइल वाला पोर्शन हो गया। तो ये आता है कहाँ पे, ये आता है लिथोस्फीयर में, या हम इसको बोलते हैं क्रिस्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ भी। क्लियर? क्योंकि अगर हम देखें अर्थ को हम 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, फिर हो गया यहाँ पे मेंटल, एंड फिर ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कोर। कोर में भी इनर एंड आउटर कोर। तो लाइफ हमारी जो पॉसिबल है दैट इज ऑन क्रस्ट। यहाँ पे क्या इंक्लूड है, सॉइल, मिनरल, रॉक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। एंड ये जो क्रस्ट है ना, ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ये होता है अराउंड 8 to 50 किलोमीटर। कहीं बुक पे आपको 8 to 30 या फिर 40 भी लिखा होगा, तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैरी करता है। जनरली आपको याद नहीं रखना है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए कि 8 to 50 होता है कुछ। क्लियर? लिथोस्फीयर वाला पोर्शन ये है यहाँ पे लिथोस्फीयर, यानी कि जहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है। क्लियर? ये है यहाँ पे अर्थ का इनर पोर्शन, जब हम इनर में जाएंगे कहाँ पे, अर्थ में। नेक्स्ट रॉक की बात हो रही है, तो यहाँ पे रॉक साइकिल देखते हैं एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रॉक साइकिल की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स वी हैव। फर्स्ट इज सेडिमेंट्री, देन इग्निशियस, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें तो ये बनती है विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग एक्शन। क्लियर? वेदरिंग एक्शन की वजह से ये बनती है कौन, सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, यानी कि वाटर जब आता है, फ्लडिंग आती है, तो वाटर अपने के साथ बहुत सारी चीज़ें लाता है, हम्स लाता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स लाता है। तो वहाँ पे कहीं पे एक जगह पे डिपोजिशन होती है, तो हम बोलते हैं वेदरिंग के कारण क्या बनता है, वेदरिंग के कारण बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मड विद द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पे याद रखना है, या फिर किस फिनोमेना से, वेदरिंग। अगर हम इग्निशियस की बात करें यहाँ पे, इग्निशियस, तो इग्निशियस जो है ना, ये बनती है विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग ऑफ लावा, या फिर मेल्टिंग लावा से बनती है कौन, इग्निशियस और रॉक्स। तो वेदरिंग से कौन बनती है, सेडिमेंट्री, एंड जो इग्निशियस हैं ये बनती है विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग लावा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स की। क्लियर? मेटामॉर्फिक रॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, ये दोनों से बनती हैं विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे इग्निशियस रॉक्स। कब बनती है, जब सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इग्निशियस रॉक्स पे हाई प्रेशर एंड हीट अप्लाई की जाए, तो वो क्या कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एंड इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। यानी कि इग्निशियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का कन्वर्ट होना किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, हम बोलते हैं इसको मेटामॉर्फिज्म। क्लियर? याद रखना है आपको। एंड यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, पेपर में पूछी जाती हैं, स्पेशली ये जो नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने,
इनको आपको याद रखना है। तो इग्निशियस में आपको याद रखनी है ग्रेनाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ड रॉक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्यूमाइस, नाम यहाँ पे क्लियर। सेडिमेंट्री में आपको हर एक को याद रखना है, स्पेशली सैंडस्टोन को याद रखना है, लाइमस्टोन को याद रखना है, शेल को याद रखना है, जिप्सम को याद रखना है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम, ये किसकी टाइप है? सेडिमेंट्री की, पेपर में काफ़ी बार आ चुकी है। नेक्स्ट मेटामॉर्फिक में आता है मार्बल, स्लेट हो गया, क्वार्ट्ज होगी, जेनिस होगी। तो ये आपको याद रखनी है। एंड स्लेट कहाँ पे यूज़ होती है? जो हमारे घर में डीपीसी हम लगाते हैं ना, डैम प्रूफ कोर्स, कहाँ पे? जो भी हमारे घर बनते हैं, होम्स बनते हैं, तो वहाँ पे डीपीसी एक लेयर लगाई जाती है, क्लियर, फाउंडेशन में। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्लेट को। एंड जो भी बाकी रॉक्स हैं ना, इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, ब्रिजेस में या फिर बिल्डिंग्स में, तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है, तो आपको खाली नाम यहाँ पे याद रखने हैं। एंड ये क्या है यहाँ पे? ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो मेटामॉर्फिज्म है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? इग्निशियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का कन्वर्ट होना किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ड्यू टू हाई हीट एंड हाई प्रेशर, क्लियर। अब याद क्या रखना है आपको? पेपर में पूछा जाता है, इन तीनों को पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन की। एंड बार बार पूछा जा चुका है इनको कि ग्रेनाइट जो है ना, देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट है इग्निशियस रॉक, ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होती है? तो ये कन्वर्ट हो जाती है जेनिस में। एंड सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होती है? ये होती है क्वार्ट्ज में आफ्टर मेटामॉर्फिज्म। लाइमस्टोन अगेन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ये किस में कन्वर्ट होती है? तो ये कन्वर्ट होती है मार्बल में ही। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो हाइड्रोस्फीयर हमने देखा, लिथोस्फीयर हमने देखा, अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे पहले यहाँ पे कंपोजिशन में आपको 4 बातें यहाँ पे याद रखनी है। पहले आपको देखना है कि पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अबंडेंट गैस पाया जाता है कहाँ पे? हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज नाइट्रोजन, क्लियर। याद रखना है आपको, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि अबंडेंट गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो कौन है? दैट इज नाइट्रोजन। एंड कितना है ये भी आपको याद रखना है, 78%, अराउंड 78%, क्लियर। या फिर कहीं पे 79 भी लिखा होगा, 77 भी लिखा होगा, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। ऑक्सीजन है नेक्स्ट, कितना? 20.9, क्लियर। ऑक्सीजन कितना? 20.9। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्गन 0.9, देन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों को आपको याद रखना है, क्लियर। ऑर्डर में पहले नंबर पे नाइट्रोजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आर्गन, एंड फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पेपर में ऑर्डर भी दिया जाता है, तो पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे? फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा आर्गन, फिर आएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, और इन चारों के वैल्यू भी याद रखने हैं कि कौन से एलिमेंट की कितनी यहाँ पे परसेंटेज है, या फिर कौन से गैस की कितनी परसेंटेज है यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो पहली लेयर जो है दैट इज ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो ये आपको याद रखनी है। एंड आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, या फिर टॉप लेयर ऑफ थर्मोस्फियर, वो कहलाती है एक्सोस्फियर। एंड बॉटम लेयर ऑफ थर्मोस्फियर जो होती है वो कहलाती है आयोनोस्फियर। आगे जाकर हम देखेंगे। एंड ये जो वैल्यूज है ना, ये आपको याद रखनी है। ट्रोपोस्फियर की हाइट जनरली होती है 0 to 12, या फिर कहीं पे 0 to 18 किलोमीटर भी लिखा होगा। फिर अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करें, तो स्ट्रेटोस्फियर 18 to 50 किलोमीटर, फिर यहाँ पे मीजोस्फियर 50 to 80 किलोमीटर, थर्मोस्फियर 80 to 700, कहीं पे 500, कहीं पे 600। ये वैल्यूज़ जो है ना, ये वैरी करेंगे। एंड फिर यहाँ पे एक्सोस्फियर अराउंड 1000 किलोमीटर। ये आपको याद रखने हैं, क्लियर। आगे जाकर हम इनको अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। यहाँ पे देखो, ट्रोपोस्फियर की अगर मैं बात करूँ, तो ट्रोपोस्फियर हाइट जनरली होती है 0 to 18, कहीं पे 0 to 12 किलोमीटर भी लिखा हुआ होगा। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गैस यहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि लाइफ यहीं पे पॉसिबल होती है। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में। यहाँ पे अराउंड 75% गैसेस जो है ना, इनको पाया जाता है। कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस फिनोमेना जो है ना, ये कहाँ पे होती है, ये भी हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर में। फिर ऑल वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये भी हम कहाँ पे देखते हैं? ये भी हम देखते हैं कहाँ पे? यहीं पे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एटमॉस्फेयर में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो भी वेदर फिनोमेना, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म हम देखते हैं, तो ये कहाँ पे होती हैं? ये भी होती हैं कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में ही, क्लियर। ये आपको याद रखना है, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि जो वेदर कंडीशंस है ना, या फिर क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, तो ये कहाँ पे ओकर करती हैं? ये ओकर करती हैं हमारे ट्रोपोस्फियर में, क्लियर। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एज हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। क्लियर, टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में। क्लियर, तो ट्रोपोस्फियर में जितना हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। एंड कितना होगा? दैट विल बी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कितना कम होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एंड ये जो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कम होता है ना, इंजीनियरिंग में इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज लैप्स रेट या फिर एडियाबैटिक लैप्स रेट, या हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो वो क्या होती है? वो होती है कि हाइट और टेम्परेचर के दरमियान जो वेरिएशन होती है ना, तो वो वहाँ पे दिखाई जाती है। एंड इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर, वो मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए। क्लियर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं लैप्स रेट या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है? हाइट इंक्रीज हो रही है एंड टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट कितनी? अराउंड 18 टू 50 किलोमीटर। क्लियर, तो यहीं पे क्या पाया जाता है? यहीं पे हम ओजोन लेयर देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बारंबार डिफरेंट पेपर्स में 100 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओजोन लेयर को हम कहाँ पे पाते हैं। तो ओजोन लेयर हम देखते हैं कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। तो यहाँ पे देखिए, ये है ट्रोपोस्फियर एंड यहाँ पे ओजोन लेयर लगी हुई होती है। क्लियर, कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। एंड ये ओजोन लेयर क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है जो सन से डिफरेंट यूवी रेस आ रही है ना, तो उनको वो क्या करती है? एज ए ब्लैंकेट वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। एंड अगर आपने ओजोन लेयर को अच्छे से समझना है, डेप्थ में समझना है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, कहाँ पे? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। तो वहाँ पे मैंने ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन लेयर को अच्छे से समझाया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ओजोन लेयर के बारे में, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से मेंशन किए हैं। यूनिट क्या है, डेप्थ क्या है, हाइट कितनी है, तो वहाँ पे आपको देखना होगा ये वाले लेक्चर में ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन लेयर को डेप्थ में। क्लियर, तो ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फियर में। क्लियर, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्ट्रेटोस्फियर में जो इनिशियल टेम्परेचर होता है, ट्रोपोस्फियर में हमने बात की जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। बट स्ट्रेटोस्फियर में क्या होगा? इनिशियली जब हम ऊपर जाएंगे तो इनिशियली जो टेम्परेचर हो है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज नहीं आएगी टेम्परेचर में। क्लियर, फिर धीरे धीरे क्या होगा? फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा अपर पार्ट में, यानी कि पहले बिलो पोर्शन में कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हम ऊपर जा रहे हैं तो कांस्टेंट है। फिर क्या हो रहा है? फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अपर पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है कौन? टेम्परेचर। क्लियर, ये इंक्रीज क्यों होता है? ये इंक्रीज होता ही है किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे ओजोन लेयर है एंड वहाँ पे जो यूवी रेस आ रही हैं तो वो क्या करता है? उनको एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन के कारण वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में ही जो एरोप्लेन्स है ना वो फ्लाई करते हैं। कहाँ पे? देखिए, स्ट्रेटोस्फियर में यहीं पे क्या करते हैं? जो एरोप्लेन्स है ना ये फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर की हाइट कितनी है? 50 टू 80 किलोमीटर। एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना ये ड्रॉप हो जाता है अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो लेयर है ये कोल्डेस्ट लेयर है या फिर कोल्डेस्ट रीजन कौन? मीजोस्फीयर वाला। एंड ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मेटेरॉइड्स, यानी कि मेटेरॉइड्स होते हैं ये जो डिफरेंट रॉक्स या फिर डिफरेंट सब्सटेंस कहाँ से आती हैं? सन से निकल के आती हैं। एंड अगर ये हमारी अर्थ पे पहुँच जाए ना तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेज हो सकता है, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल वो जो एरिया है ना वो जल सकता है, यानी कि वहाँ पे फायर प्रोड्यूस हो सकती है। तो मेटेरॉइड्स के साथ होता क्या है? मीजोस्फीयर में ही जब ये मेटेरॉइड्स आते हैं ना तो इनकी बर्निंग वहाँ पे होती है या फिर इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। कहाँ पे? मीजोस्फीयर में। तो एम फॉर मीजोस्फीयर एंड एम फॉर मेटेरॉइड्स आप याद रखिए, क्योंकि पेपर में आ चुका है कि मेटेरॉइड्स कहाँ पे देखते हैं हम। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की अगर हम बात करें तो थर्मोस्फीयर अराउंड 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर, कहीं पे 500, कहीं पे 600 किलोमीटर लिखा होगा, तो ये वेरिएशन होगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना दैट इज़ वेरी वेरी हाई। कितना? अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, जो यूवी रेस आती है ना, तो यूवी रेस कमिंग फ्रॉम सन दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो वो जो यूवी रेस है ना वो यहाँ पे कन्वर्ट होती है किसमें? हीट में। नेक्स्ट है यहाँ पे आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो आयोनोस्फीयर जो है ना ये है लोअर रीजन या फिर लोअर पार्ट किसका? ये है लोअर पार्ट थर्मोस्फीयर का। एंड यहीं पे जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है, जो हम रेडियो कास्ट या फिर टेलीविज़न कास्ट हम देखते हैं, लाइव कास्ट, तो ये विद द हेल्प ऑफ आयोनोस्फीयर ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर होता है
ये है मोस्ट आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लियर, या फिर अपर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। यहीं पे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाइट गैस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं वो यहाँ पे फ्लोट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए जो अभी मैं मेंशन कर रहा था, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड हाइट। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर एंड यहाँ पे ये वाले वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, हाइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जितना हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है ना ये कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इनिशियली जब हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में मैंने बात की पहले कांस्टेंट रहेगा कुछ डिस्टेंस के लिए, फिर हम जब ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा क्योंकि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। फिर मीजोस्फीयर की हमने बात की, तो मीजोस्फीयर हमने बोला कोल्डेस्ट रीजन है, तो यहाँ पे अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। एंड फिर थर्मोस्फीयर में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। एंड करो अच्छे से दिमाग में रखिए, फिर आपको वो जो वैल्यूज है ना वो आपको याद नहीं रखने हैं, तो करो को बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो पहले यूँ होता है ट्रोपोस्फियर में, फिर स्ट्रेटोस्फियर में पहले कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर मीजोस्फियर में काफ़ी कम टेम्परेचर होता है एंड थर्मोस्फियर में फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्लियर, विथ हाइट, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे हाइट है एंड यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। नेक्स्ट अभी मैं बात कर रहा था, इसी करो की बात कर रहा था, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच, क्लियर, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच यानी कि टेम्परेचर अपॉन हाइट, इसी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी कि डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे यह है चिमनी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिमनी, क्लियर। एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर या फिर एक सिविल इंजीनियर को ये डिज़ाइन करनी होती है। अब ये चिमनी ऐसे ही नहीं डिज़ाइन करनी होती है, यानी कि चिमनी की हाइट कितनी देनी है, तो ये निकाला जाता है विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूला होते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे हमको ध्यान में रखना होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे चिमनी में जो यहाँ पे धुआं निकल रहा है तो ये क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि इस धुएं में काफ़ी पॉइजन्स हो सकते हैं। तो देखिए ये वाला बिल्डिंग पोर्शन या फिर ये वाला इंडस्ट्रियल पोर्शन जहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर हमें कितनी यहाँ पे हाइट देनी है चिमनी की, ताकि ये जो धुआं है ना, अगर कल को यहाँ पे विंड आ जाए, रेन आ जाए, तो ये धुआं कितना नीचे आ जाएगा, कितना धुआं ये नीचे आएगा अगर रेन के कारण या फिर विंड के कारण ये इतना नीचे आ जाए, ताकि ये क्या है, यहाँ पे जो लाइफ है ना, यहाँ पे जो वर्कर्स है ना, उनको इफेक्ट ना करे। तो इसीलिए एडियाबैटिक लैप्स रेट इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको यहाँ पे ये जो चिमनी है ना, इसको डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि ये धुआं किधर छोड़े, एयर में छोड़े एंड वो धुआं नीचे ना आए बारिश में या फिर विंड के कारण, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये वाले टॉपिक के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ओजोन लेयर एक्ट एज पोल्यूटेंट विच रिजाइड्स इन। तो यहाँ पे स्क्रीन को क्या कीजिए, आप यहाँ पे पॉज कीजिए एंड खुद यहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्लियर। तो ओजोन लेयर एक्ट एज पोल्यूटेंट विच रिजाइड्स इन, तो कहाँ पे ओजोन लेयर हम देखते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, क्लियर। नेक्स्ट, इन स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीज विथ अल्टीट्यूड ड्यू टू प्रेशर ऑफ, क्लियर। तो ओजोन लेयर को हमने कहाँ देखा, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है विथ हाइट ड्यू टू प्रेशर। अब किसके कारण, ड्यू टू प्रेशर ऑफ ओजोन, क्लियर। वहाँ पे यूवी रेज जो है ना वो एब्जॉर्ब होती है एंड वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, मैन कैन मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस इन बायोस्फीयर बाय डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल नहीं। डेवलपिंग न्यू ब्रीड्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, बिल्कुल नहीं। यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, अंडरस्टैंडिंग दी डेलिकेटेड बैलेंस इन दी रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले ही मैंने आपको मेंशन किया कहाँ पे, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट में, कि इकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन करना है, क्लियर। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब प्रोजेक्ट टाइगर हमने चलाया ताकि टाइगर जो है ना उनकी फाइनल डेथ ना हो जाए, टाइगर ख़त्म ना हो जाए, ताकि एक प्रॉपर फूड चेन या फिर ट्रॉपिक लेवल्स में बैलेंस मेंटेनेंस रहे। तो इकोलॉजी, तो यही यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेटेड बैलेंस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेनेंस रहे। नेक्स्ट है यहाँ पे लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, क्लियर, या फिर मैरीन इकोसिस्टम भी हम बोलते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, तो हम क्या बोलते हैं, बायोमास, बायोस्फीयर, बायोम, तो बायोस्फीयर हम बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर, तो वो कितनी है, तो दैट इज अराउंड 71%, क्लियर। नेक्स्ट, इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन द बायोस्फीयर, परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन ओशन, यानी कि अभी बात कर रहा है कि बायोस्फीयर में जो वाटर अवेलेबल है तो
उसमें कितना परसेंट ओशंस में है, तो दैट इज़ अराउंड 97.3। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, तो 97 या फिर 96 आप टिक कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे सैंडस्टोन इज, तो सैंडस्टोन मैंने आपको मेंशन की, तो ये किस टाइप की रॉक होती है, मेटामॉर्फिक इग्निशियस वॉल्केनिक सेडिमेंट्री, तो ये होती है सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रॉक्स आर फॉर्मड ड्यू टू एट्रिशन यानी कि रबिंग ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड हाई टेम्परेचर, यानी हीट एंड हाई प्रेशर, यानी कि हीट एंड हाई प्रेशर के कारण अगर रॉक्स की रबिंग हो रही है, हाई प्रेशर यहाँ पे बोल रहा है एंड हीट भी बोल रहा है, तो वो किस टाइप की रॉक्स वहाँ पे बनती है, तो वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि मेटामॉर्फिज्म वहाँ पे हाँ कंडीशन अप्लाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है 5 जून को। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाउड फॉर्मेशन ऑकर्स, तो क्लाउड फॉर्मेशन कौन सी लेयर में होता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया कि मोस्ट ऑफ द गैसेस कहाँ पे होते हैं, 75% गैस हम देखते हैं कहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर में, तो यहीं पे क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है, क्लाउड फॉग रेन वगैरह। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने ये लेक्चर के नोट्स मेंटेन किए होंगे, आपने अपनी कॉपी पे ये नोट्स लिखे होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर 2 रहेगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।